Hi everyone. Today we have discussed the Delhi Sultanate. Now, in the last video, we have discussed about the Rajia Sultan, how she was ruled on that time, the Delhi Sultanate. But after her death, no rulers were capable to rule the Delhi Sultanate. यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरह से रजिया सुल्तान को एक तरह से उस समय में एम्पायर बनाया गया था, रूलर बनाया गया था दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि जो इल्तुतमिश थे उनके फादर, उनके जो सन थे, मतलब रजिया सुल्तान के जो भाई सब थे वो लोग कैपेबल नहीं थे उस तरह से कि सही से वो दिल्ली सल्तनत को एक तरह से आगे लेकर के चल पाते। तो इसके बाद में इल्तुतमिश ने क्या किया, रजिया सुल्तान को वहां का रूलर बनाया और किस तरह से रजिया सुल्तान जो थी वो शॉर्ट टाइम में अपने दिल्ली सल्तनत को किस तरह से आगे बढ़ा के लेके चली गई। और बाद में जब नॉबेल्स वगैरह इनके एंग्री हो गए, एक तरह से इनके अगेंस्ट हो गए, खिलाफ हो गए, तो फिर उन लोगों ने किस तरह से एक तरह से चक्र वगैरह चला के, चाल वगैरह चल के रजिया सुल्तान को मार दिया गया। और मारने के बाद में क्या हुआ, तो वहां पे फिर से दूसरा रूलर बनाया गया, वो भी नॉबेल्स के मतलब अपने हिसाब से, मतलब एक तरह से पपेट के रूप में वो लोग उस रूलर का जो था वो उस समय में याद, मतलब एक तरह से यूज क्या करते थे, उपयोग क्या करते थे। आज जो हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पॉइंट हम लोग का दिया गया घियासुद्दीन बलबन के बारे में। ये घियासुद्दीन बलबन आपका रूल किया था 1266 से लेकर के 1288 तक। दैट मींस ये कम से कम आपका 22 इयर्स तक जो था वो एक तरह से यहां पर इन्होंने रूल किया था। किसने? तो घियासुद्दीन बलबन ने। अब हम लोग आते इसी के बारे में पढ़ने के लिए, घियासुद्दीन बलबन के बारे में समझने के लिए। कहते कि आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया सुल्तान, वो तो हम लोग समझते ही हैं कि रजिया सुल्तान के डेथ के बाद में जो भी रूलर बना वो एक तरह से पपेट बना। नो, बलबन वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लैब डायनेस्टी। कहते कि स्लैब डायनेस्टी का जो सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर था ना, वो बलबन के नाम से जाना जाता था उस समय में। He had been an important noble since the reign of, किसके reign तक? तो noble since the reign of Iltutmish and was the real power behind the Nasruddin Mahmud। कहते कि एक तरह से इनको कैपेबल रूलर माना जाता था उसमें में, इंपॉर्टेंट नोबेल जो उस समय में थे ना उनमें से माना जाता था। राइन जो था इल्तुतमिश का उस समय में, लेकिन इसके बाद में ये एक तरह से रियल पावर में भी मतलब एक तरह से थे। नसरुद्दीन महमूद के बाद में अगर हम लोग देखते हैं ना, तो ये एक तरह से ना मतलब रियल पावर में भी थे, उसी के में इन्होंने काम किया था। तो इस तरह से वो धीरे 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 एक तरह से रियल पावर में चले आते चले गए। नाउ आफ्टर द नसरुद्दीन डेथ, फिर क्या होता है, जैसे ही नसरुद्दीन का डेथ होता है, बलबन ascended the throne। बलबन क्या करता है, एक तरह से गद्दी संभाल लेता है, मतलब राजगद्दी वो संभाल लेता है, वहां का वो रूलर बन जाता है। एंड ही टुक द वेरियस मेजर्स टू कंसोलिडेट द सल्तनत। कहते हैं कि बहुत सारा सा उन्होंने एक तरह से मेजर वगैरह लिया था, जिससे वो अपने सल्तनत को और ज्यादा से ज्यादा आगे लेकर के चल रहे थे, जा रहे थे। तो कुछ मेजर जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बलबन ने जो स्टेप वगैरह सब लिया था अपने एम्पायर को एक तरह से कंसोलिडेट करने के लिए, उसमें सबसे पहले पॉइंट दिया गया आपका कि ही रीऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथ द आर्मी। इन्होंने क्या किया, एक तरह से रीऑर्गेनाइज किया और अपने आर्मी का जो स्ट्रेंथ था ना उसको और मजबूत किया। पहला ये स्टेप उनका था, ये बलबन का। सेकेंड पॉइंट, ही फॉट अगेंस्ट द लोकल रूलर्स एंड डिफीटेड मेनी ऑफ देम। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे लोकल जो रूलर्स हुआ करते थे उनके साथ में लड़ाई किए थे, और उनमें से बहुतों को उन्होंने क्या किया, एक तरह से डिफीट किया था। नाउ थर्ड पॉइंट, ही क्रश द पावर ऑफ द नोबेल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द रिवॉल्विंग अगेन। कहते हैं कि उन्होंने एक तरह से उस पावरफुल नोबेल को भी क्रश किया था, जो इनके खिलाफ हमेशा खड़े हो जाते थे, जो इनके खिलाफ हमेशा रिवॉल्ट करते थे। रिवॉल्ट का मतलब था इनके अगेंस्ट खड़ा हो जाना, किसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाना। तो ऐसे ऐसे पावरफुल रूलर को भी उन्होंने क्या किया, उस समय में एक तरह से खत्म कर दिए। नाउ ही फोर्टिफाइड द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज बॉर्डर्स अगेंस्ट द पॉसिबल मंगोल रेड्स। और इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया, तो जो खास करके एक तरह से नॉर्थ वेस्टर्न का जो बॉर्डर था, उस बॉर्डर को भी इन्होंने क्या किया
तो मंगल रेड से बचने के लिए उसके खिलाफ मतलब वो बार बार एक तरह से ना मंगल वाले क्या करते थे, आक्रमण करते थे। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया उस समय में, तो पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर को ना वो एक तरह से फिर से फोर्टिफाइड कर लिए, मतलब उसको फिर से और स्ट्रेंथ कर लिए, मजबूत कर लिए। एंड ही बिल्ड द मेनी न्यू फोर्ट एंड द रिप्लेस द ओल्ड वंस, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स वगैरह थे जिसको नए नए फोर्ट्स वगैरह भी बनाए, और जो पुराने वगैरह थे उनको उन्होंने क्या किया, एक तरह से रिप्लेस किया। तो ये सारे के सारे जो थे ना वो पॉइंट, मतलब एक तरह से हम लोग देखें तो बलबन ने क्या किया था, अपने मतलब सल्तनत को एक तरह से, अपने एम्पायर को एक तरह से स्ट्रेंथ करने के लिए उन्होंने कंसोलिडेट किया था। तो ये सारा का सारा पॉइंट आपको बलबन के बारे में हम लोगों ने समझा। अब आता है बात कि इतना सारा तो काम उन्होंने उन्होंने किया, इसके बाद में कहते हैं कि बलबन रिस्टोर द पावर ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द मोनार्ची। फिर इतना ही नहीं, इन्होंने एक तरह से क्या किया, तो जो पावर वगैरह थे उस समय में, प्रेस्टीज वगैरह जो था मोनार्ची का, उनको फिर से इन्होंने क्या किया, रिस्टोर किया। रिस्टोर का मतलब हम लोग बढ़िया से जानते हैं। नाउ ही बिलीव दैट द पावर ऑफ द सुल्तान वाज एब्सोल्यूट एंड नोबडी कुड बी द चेंज इट। कहते हैं कि ये एक तरह से बिलीव करते थे कि पावर जो सुल्तान का होता है ना, वो एक तरह से क्या होता है, मतलब एब्सोल्यूट होता है, और कोई भी इस चीज को क्या कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड द पर्शियन कस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस और द जमीन बोस। इन्होंने क्या किया एक तरह से उस समय में, तो वो इंट्रोड्यूस किए थे पर्शियन कस्टम वगैरह, जिसमें आपका नाम दिया गया था सिजदा का। किसका नाम दिया गया था, सिजदा का। और सिजदा ही नहीं, सिजदा के बाद में और था आपका, वो था किसका, पाइबोस, जिसको कहा गया था पाइबोस। या फिर एक तरह से हम लोग देखें तो पाइबोस को उस समय में ना जमीन बोस भी कहा जाता था, जमीन बोस। तो इस सारे चीज को इन्होंने क्या किया, जो कस्टम वगैरह थे ना, ये सारे के सारे कस्टम वगैरह को इन्होंने उस समय में क्या किया, एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था। ये पर्शियन कस्टम कहा जाता था। अब इसमें से हम लोग एक एक करके आते हैं, सिजदा क्या था और पाइबोस, जमीन बोस क्या था। अब आते हैं हम लोग वही पॉइंट पे कि आखिर ये सिजदा का मीनिंग क्या था। तो सिजदा का मीनिंग दिया कि द पर्शियन कस्टम ऑफ स्ट्रेचिंग और ऑन द ग्राउंड विथ वंस फॉरहेड टचिंग द ग्राउंड। कहते कि ये पर्शियन कस्टम था उस समय में, जो स्ट्रेचिंग और ऑन द ग्राउंड विथ वंस फॉरहेड, मतलब अपने मत्थे को एक तरह से ग्राउंड में मिलाना, मतलब मत्थे को नीचे तक लेके जाना। टचिंग द ग्राउंड मतलब ग्राउंड में एक तरह से टच करना। एंड इट वाज डन बिफोर द सुल्तान, और ये कहां किया जाता था, तो ठीक सुल्तान के सामने, टू एक्नॉलेज हिज सुपरमेसी, मतलब वो सुल्तान एक तरह से सुपरमेसी है, इस चीज को वो दर्शाया जाता था। मतलब कहते हैं ना कि अपने मत्थे को आप सुल्तान के नजदीक में लेके जाइए, उसको ग्राउंड में टच करिए, तो ये एक तरह से सिजदा कहलाया। सेम वैसे ये पाइबोस और जमीन बोस भी था, सेम उसी तरह का ये भी एक तरह से पर्शियन कस्टम भी था। ये क्या था, द पर्शियन कस्टम ऑफ किसिंग, जिसको हम लोग एक तरह से पाइबोस कहते हैं या जमीन बोस कहते हैं। ये इसका मतलब होता है द पर्शियन कस्टम ऑफ किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान। इसमें क्या होता था, जो सुल्तान होते थे, जो एम्पेयर होते थे, उनके फीट को ना एक तरह से किस किया जाता था। एंड इट वाज गेस्चर टू एक्नॉलेज द सुपरमेसी ऑफ द सुल्तान, और यही भी उसी तरह से सुल्तान की सुपरमेसी के बारे में समझाता है। तो ये हम लोग का एक तरह से सिजदा और पाइबोस और जमीन बोस, जिसको हम लोग कहते हैं, ये पर्शियन आपका कस्टम बना था। नाउ पीपल resented to be the strongly as they felt such the customs were the reward for the god alone। कहते हैं कि एक तरह से पीपल जो थे ना उस समय में, वो लोग रिसेंटेड हो चुके थे, और कहते हैं ना वो एक तरह से ये सब चीज जितने भी लोग करते थे ना, तो उनका ये चीज माना होता था कि गॉड जो वो अकेले है, वो इस तरह से रिजर्व है। आफ्टर बर्बन्स डेथ इन 1286 कहते हैं कि 1286 में क्या हुआ, बलबन जो थे वो मर गए, मतलब डेथ कर गए। एंड ही सक्सेसर फेल टू बी द कीप द सल्तनत इंटैक्ट। कहते कि और इस तरह से उसके बाद में जो इनके फॉलोवर्स बने ना, वो उस तरह के नहीं थे जो उस सल्तनत को और आगे के तरफ लेके चलते। सो इन 1219 द रूल ऑफ द स्लैब डायनेस्टी केम टू बी द एंड, और इसी तरह से आते आते आपका क्या हुआ, तो 1290 तक आते आते ये डायनेस्टी पूरा का पूरा क्या हो चुका था,
खत्म हो चुका था, मतलब रूल जो था स्लैब डायनेस्टी का वो पूरा का पूरा एंड हो चुका था। एंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली पास इनटू द हैंड्स ऑफ द खलजी रूलर। फिर बाद में क्या हुआ, तो जो राजगद्दी थी उस समय में, वो राजगद्दी सब किसके हाथ चले गए, तो जो उस समय में खलजी रूलर्स थे उनके हाथ में चला गया। अब जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या हम लोग का, कि किस तरह से ये जो स्लैब किंग्स वगैरह थे ना, वो कैसे एक तरह से मतलब डिफिकल्टी से निकले थे और कैसे कैसे इन लोगों की वॉक वगैरह था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डिफिकल्टीज ऑफ द स्लैब किंग। कहते हैं कि उस समय में डिफिकल्टी जो था ना, वो स्लैब किंग्स का क्या क्या था, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देन सुल्तान्स had to deal with the numerous problem। हम लोग कहते हैं कि सुल्तान जो था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम को एक तरह से डील करते जा रहे थे, लेकिन there were three major difficulties। उसी में अगर हम लोग देखें ना, तो इनके पास में उसमें में थ्री जो एक तरह से मेजर डिफिकल्टी थी, मेजर डिफिकल्टीज था। ये थ्री मेजर डिफिकल्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आखिर ये क्या क्या डिफिकल्टीज था। पॉइंट नंबर 1, अगर हम लोग देखें मेजर डिफिकल्टी में, तो कहते हैं कि द स्लैब रूलर्स didn't belong to the royal family। जितने भी सारे स्लैब रूलर्स थे ना, ये लोग कोई रॉयल फैमिली से क्या था, बिलोंग नहीं करता था। मतलब क्या हो गया, तो वो लोग जो थे वो एक तरह से बिलोंग नहीं करते थे, किससे, तो रॉयल फैमिली से, मतलब बड़े फैमिली से लोग बिलोंग नहीं करते थे। नो हिंस दे वर द मेनी कंटेंडर्स टू द थ्रोन। अब क्या हुआ, तो बहुत ऐसे दावेदार जो थे ना उस राजगद्दी को संभालने के लिए खड़े हो गए थे। एट द नोबल्स short means to be the increase their power at the expenses of the सुल्तान। कहते हैं कि उस समय में सुल्तान के एक्सपेंसेस का जो फायदा था वो नोबल्स वगैरह उस समय में एक तरह से उठा रहे थे। सो टू कीप देम इन अ क्लिक वाज अ मेजर इशू फॉर द सुल्तान। अब इन सारे चीज को एक तरह से मतलब चेक करके लेके चलना, टू कीप देम इन चेक, एक तरह से इन सभी को चेक करना ना सुल्तान के लिए भी एक तरह से क्या हो चुका था, तो वो एक तरह से इशू बन चुका था। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। उसमें क्या था कि द राजपूत एंड द अदर्स इंडियन रूलर्स हैड नॉट बीन द कंप्लीटली सप्रेस्ड एंड दे फ्रीक्वेंटली रिवोल्टेड अगेंस्ट द तुर्किश रूलर। कहते कि उस समय में राजपूत कहो चाहे अदर इंडियन रूलर्स हम लोग अगर कहते हैं ना, तो वो लोग कंप्लीटली मतलब एक तरह से सप्रेस्ड नहीं थे। वो लोग ना फ्रीक्वेंटली रिवोल्ट किए थे, किसके खिलाफ, तो जो तुर्किश रूल किया करता था उस समय में उनके खिलाफ। ये पॉइंट नंबर आपका 2 में दिया गया होगा। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। क्या था, the Mongols who had grown powerful under the Genghis Khan were a constant threat to be the Sultanate। कहते हैं कि वो मंगोल्स खास करके जो धीरे धीरे पावरफुल बनते जा रहे थे, किसके अंडर में, तो चेंगिस खान के अंदर में, ये कांस्टेंट थ्रेट बना हुआ था सल्तनत के लिए, मतलब एक मतलब खतरा था वहां पे सल्तनत के लिए। लेटर चेंगिस खान सक्सेसर्स कंटिन्यू टू बी द क्रिएट द ट्रबल फॉर द दिल्ली सल्तनत सुल्तान्स। फिर बाद में क्या होता है, यही जो चेंगिस खान के अंदर में जो रूलर्स वगैरह थे उसमें में सक्सेसर्स वगैरह जो थे, ये लोग एक तरह से ना बहुत सारी की सारी प्रॉब्लम वगैरह जो था वो दिल्ली सुल्तान के लिए क्रिएट किया। तो यहां पर मैं आते आते आप लोगों का ये जो गियासुद्दीन बलबन का था और हम लोगों ने जो स्लैब डायनेस्टी स्टार्ट किया था वो स्लैब डायनेस्टी आपका कंप्लीट। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो जो खलजी डायनेस्टी है उस खलजी डायनेस्टी के बारे में स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल। Okay.